वेलकम स्टूडेंट टू दिस लेक्चर ऑफ इंडक्शन मशीन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से रोटर फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लिप के साथ वेरी करती है। हमने देखा कि जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है जिसको हम एफ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट कैन बी गिवन एज स्लिप टाइम्स द स्टेटर फ्रीक्वेंसी, राइट। उस पर फिर हमने न्यूमेरिकल्स भी किए। अब हम नेक्स्ट जो इफेक्ट है, इफेक्ट्स ऑफ स्लिप ऑन रोटर सर्किट, अब हम एक एक करके रोटर के बाकी पैरामीटर्स को ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं रोटर की वोल्टेज को, रोटर वोल्टेज। ठीक है। सो रोटर की वोल्टेज हमें पता है कि रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है बेसिकली वो होता है रिलेटिव स्पीड की वजह से, रिलेटिव स्पीड ऑफ फ्लक्स। क्योंकि हमने देखा था कि स्टेटर में जब हम ईएमएफ देते जब हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये जब कट करेगी रोटर को, रोटर के कंडक्टर्स को, तो रोटर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और लेंजेस के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे किस तरह से फिर रोटर जो है सेल्फ स्टार्टिंग मोड में आ जाता है और रोटर जो है स्टार्ट्स मूविंग along with the rotating magnetic field in the same direction, but with the speed which is always less than ns। वो भी हमने डिस्कस कर लिया था कि क्यों ns से nr हमेशा कम रहेगी, राइट। सो यहाँ पे हम देखें तो हमारी जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है बेसिकली वो किस वजह से हो रही है, वो हो रही है कि हमारी जो स्पीड में डिफरेंस है, राइट। सो जिसको हम रिलेटिव स्पीड भी बोलते हैं या स्लिप स्पीड भी बोलते हैं। तो बेसिकली रोटर में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रही है वो हो रही है हमारी बिकॉज ऑफ दिस स्पीड। इस स्पीड, ये रिलेटिव स्पीड है हमारी जिसकी वजह से रोटर पे हमारी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। अब हम देखें कि मान लेते हैं कि एन आर जो है ये ज़ीरो है। अब एन आर ज़ीरो कब होगा? व्हेन व्हेन रोटर इज स्टैंड स्टिल, मतलब अभी रोटर मूव नहीं कर रहा है हमारा। जब हमारा रोटर मूव नहीं कर रहा तो हमारी एन आर जो है ज़ीरो है। सो इस टाइम हमारा जो फ्लक्स है, flux speed will be equal to what? ns, right। so this is the maximum speed जिससे आपका फ्लक्स कट हो रहा है और हमारा जो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कब होगा? जब रोटर स्टैंड स्टिल पे होगा। सो लेट अस एज्यूम कि रोटर जब स्टैंड स्टिल पे है तो हमारा ईएमएफ जो है दैट इज गिवन बाई ई टू ज़ीरो। सो दिस ज़ीरो बेसिकली हम लोग ये लेते हैं जब हम कोई स्टार्टिंग वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं। सो वी ऑलवेज टेक इट ज़ीरो, आई ज़ीरो, आई, राइट। यहाँ ई टू ज़ीरो या आई टू ज़ीरो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो टू है, टू से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोटर के पैरामीटर्स को, वन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्टेटर के पैरामीटर्स को। तो अगर मैं यहाँ पे ई वन लिखता है इसका मतलब वो स्टेटर की वोल्टेज थी। यहाँ मैं ई टू लिखूँगा इसका मतलब वो रोटर की वोल्टेज है। यहाँ मैं ई टू जीरो लिख रहा हूँ इसका मतलब रोटर की वोल्टेज है, लेकिन कब है? स्टैंड स्टिल पे है, जब आपका रोटर बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, राइट। सो जब रोटर मूव नहीं कर रहा है तो हमारी ईएमएफ जो है उस टाइम ई टू जीरो है। और ये जो ईएमएफ ई टू जीरो है ये किस वजह से है? फ्लक्स स्पीड एन एस की वजह से, राइट। सो अब जब हमारी स्पीड एन एस है तो हमारा ई एम एफ ई टू ज़ीरो हो गया, राइट। सो अब उसके बाद क्या होता है कि रोटर घूमना शुरू कर देता है। जब रोटर घूमना शुरू कर देगा तो हमारा जो फ्लक्स कटिंग होगी वो डिपेंड करेगी रिलेटिव स्पीड के ऊपर, जो कि एन एस माइनस एन आर है, राइट। सो यहाँ से हम देखें एन एस एन माइनस एन आर है क्या बेसिकली। अगर हम स्लिप का फार्मूला देखें, स्लिप क्या थी? एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्लिप इंटू एन एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर, राइट। सो एन एस इंटू एस जो है एन एस माइनस एन आर के बराबर है, जो कि ये है। सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एन एस माइनस एन आर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू स्लिप टाइम एन एस, राइट। सो जब मेरी फ्लक्स की स्पीड एन एस थी, राइट, सो मेरा ई एम एफ ई टू जीरो था। अब मेरी फ्लक्स की स्पीड एस इंटू एन एस है। सो दैट मीन्स वट आई डू इज आई सिंपली पुट दिस एस हेयर, देयर फोर ई टू विल बी इक्वल टू वट? एस ई टू ज़ीरो, सिंपल। ये ई टू ज़ीरो थी जब एन एस था, एन एस के साथ अगर आपने एस लगा दिया तो ई टू ज़ीरो के साथ भी एस लगा दो।
सो E2, सो यहाँ पे E2 इज व्हाट, E2 इज वोल्टेज ऑफ रोटर व्हेन रोटेटिंग। ठीक है, सो ये आ गई आपकी E2। सो एक रिलेशन हमारा आ गया कि जो हमारी रोटर की वोल्टेज होगी वो स्लिप टाइम्स होगी रोटर की वोल्टेज एट स्टैंड स्टिल। अब इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि एट स्टैंड स्टिल E2 जीरो है क्या, दैट विल बी इक्वल टू E2 ओनली, सॉरी E1 ओनली। और E1 क्या है, E1 इज स्टेटर वोल्टेज। अब E2 जीरो E1 के बराबर क्यों है, इट्स वेरी सिंपल, व्हेन NR इज इक्वल टू जीरो एट स्टैंड स्टिल, मेरा मतलब है तो होगा क्या, स्लिप क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। सो 1 हो जाएगी स्लिप, तो E1 किसके बराबर आ गया, E2 जीरो के बराबर आ गया, क्योंकि स्लिप तो 1 है, राइट। सो जो अपने मैक्सिमम आपका EMF इंड्यूस हो रहा था जब स्लिप 1 है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि E2 जीरो है, E2 जीरो E1 के बराबर है, कब, जब आपकी स्लिप जो है वो 1 होगी। सो मैक्सिमम EMF विल बी इंड्यूस्ड व्हेन योर रोटर विल बी एट स्टैंड स्टिल, राइट। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर देख लेते हैं जो कि है रोटर रिएक्टेंस। अब हमें पता है कि रिएक्टेंस होती क्या है, किसी भी चीज़ को रिएक्टेंस को हम लिखते हैं एक्स एल, जो था हमारा इट वाज इक्वल टू 2πfl, राइट, वेयर एल इज इंडक्टेंस। ठीक है जी। सो यहाँ पे हम लोग इसको अगर हम रोटर की रिएक्टेंस लिखना चाहें तो एक्स एल की जगह हम लिख देंगे x2, क्योंकि ये रोटर पैरामीटर है, राइट। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2πf डैश L2। एफ डैश रोटर की फ्रीक्वेंसी है, हमने पहले प्रूव कर लिया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं विच इज इक्वल टू एस इंटू एफ। L2 जो है रोटर की इंडक्टेंस है, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ आपके x2 को, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ये लिख सकता हूँ x2 इज नथिंग बट इक्वल टू 2π f जो है s इंटू एफ है, राइट, L2, राइट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x2 इज इक्वल टू जो रिएक्टेंस है x2 डैश ना वहाँ पे है x2 डैश, उसको आपको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इट कैन बी रिटन एस एस x2, राइट। सो यहाँ पे आप देखें तो जो रोटर की रिएक्टेंस है वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि रिएक्टेंस जो है आपने देखा कि उसका फार्मूला 2πfl होता है, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने देखा कि रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लिप टाइम स्टेटर की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, राइट। सो अब x2 जो है, ठीक है, अब मान लेते हैं कि x2 जो है आपका रोटर स्टैंड स्टिल पे है, तो रोटर की रिएक्टेंस x2 जो स्लिप पे होगी वो क्या होगी, स्लिप टाइम x2, क्लियर है, राइट। सो x2 डैश यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे एस x2 जो आएगा ये इसको आप x2 जीरो भी लिख सकते हैं, जो कि आपका स्टेशनरी स्टैंड स्टिल रोटर के लिए लिया हुआ है, ठीक है। तो तीसरा पैरामीटर जो है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, तीसरा पैरामीटर हमारा है रोटर रेजिस्टेंस। अब रोटर रेजिस्टेंस में आप देखें कि रेजिस्टेंस जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। सो रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट
सो अगर हमारी स्लिप के साथ फ्रीक्वेंसी जो है डिपेंडेंट थी, लेकिन ये तो हमारा इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब स्लीप हैज़ नो इफेक्ट ऑन रोटर रजिस्टर। रोटर की जो रेजिस्टेंस होगी वही रनिंग कंडीशन के लिए रहेगी, वो स्टार्टिंग कंडीशन के लिए रहेगी, राइट। सो यहाँ पे फोर्थ आइटम जो हम लिख सकते हैं दैट वी कैन राइट इज रोटर इम्पीडेंस। ना बड़े रोटर इम्पीडेंस हमें पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जनरली हम लोग जेड को क्या लिखते थे, जेड स्क्वायर वाज इक्वल टू, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब आप रोटर की बात करेंगे तो इट विल बी जेड टू स्क्वेयर आ जाएगा आपका यहाँ पे, और ये आ जाएगा आपका R2 रोटर के रेजिस्टेंस उसका स्क्वेयर, प्लस X2 जो है अब आपका क्या है, SX2 है, तो ये हो जाएगा आपका X2 स्क्वेयर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Z2 विल बी इक्वल टू व्हाट, R2 स्क्वेयर प्लस SX2 का होल स्क्वेयर अंडर द रूट, राइट। तो ये आपके चार पैरामीटर्स आ गए जिस पे आपने देख लिया कि स्लिप किस तरह से इन रोटर के पैरामीटर्स को इफेक्ट करेगी। इसमें आपने देखा कि सिर्फ रेजिस्टेंस ही है जिस पे स्लिप का कोई इफेक्ट नहीं है, अदरवाइज हमारा जो भी पैरामीटर्स हैं, रोटर की EMF है, रोटर की फ्रीक्वेंसी है, रोटर की रिएक्टेंस है, ये सारे के सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्लिप से। तो जैसे जैसे आपकी स्लिप घटेगी, रिड्यूस होगी, वैसे वैसे ये पैरामीटर्स भी रिड्यूस होंगे। और मैक्सिमम कब होगी, जब स्लिप मैक्सिमम होगी विच इज़ इक्वल टू 1, राइट। सो इस तरह से here we will close this topic of this induction motor, और फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से हमारा पावर फ्लो डायग्राम होगा या किस तरह से हमारी पावर फ्लो होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर। थैंक यू वेरी मच।